अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, हमारे पास जो क्लास 7 के मैथ का सब्जेक्टिव पार्ट हम करने लगे हैं। इसका ऑब्जेक्टिव पार्ट का लेक्चर अपलोड है, उसमें कोई मसला है तो आप देख सकते हैं। इसमें जो पहला क्वेश्चन है उसमें कह रहा है कि एक्सपेंड एंड सिंप्लीफाई द एक्सप्रेशन। ये उसने एक एक्सप्रेशन दिया हुआ है x माइनस टू इंटू एक्स माइनस फाइव, ये दो फैक्टर आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, दरमियान में माइनस थ्री एक्स माइनस वन एंड एक्स प्लस फोर, ये दूसरा हमारे पास फैक्टर है, ये आपस में मल्टीप्लाई होंगे। तो ये क्वेश्चन जो है यहाँ पर ये देख सकते हैं कि यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है। अब इसमें सबसे पहले आपने क्या करना है कि शुरू में ऐसी लाइन लगी, ये देखो x को x से मल्टीप्लाई किया तो देखो क्या हो गया x स्क्वायर। x को आपने किससे मल्टीप्लाई करना है 5 से, जब 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा माइनस 5x। फिर इस 2 को इस x से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 2x हो जाएगा। फिर ये वाला माइनस इस माइनस को क्या करेगा प्लस, और 2 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 10, ये वाला माइनस। इसी तरह 3 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 और x x स्क्वायर हो जाएगा। फिर इस 3 को 4 से भी तो मल्टीप्लाई करना है ना, 3 4 12, इधर x है इधर x नहीं है तो x ही रहेगा। फिर इस 1 ने इस x से मल्टीप्लाई होने तो 1 जब x से मल्टीप्लाई होगा तो 1x हो जाएगा। फिर ये वाला माइनस इस प्लस से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस प्लस माइनस, जैसे यहाँ माइनस माइनस प्लस हुए थे ना, इसी तरह माइनस प्लस माइनस 1 4 4। अब आगे, अब ये हमारे पास x स्क्वायर इसी तरह आ गया 5 और 2, ये दोनों जो है x की वैल्यू पावर 1 है, दोनों के साथ सेम साइन है तो माइनस 5 माइनस 2 माइनस 7 हो जाएगा और 10 इसी तरह आ जाएगा। 3x स्क्वायर ऐसी इस 12 में से 1 माइनस होगा क्योंकि एक के साथ प्लस है एक के साथ माइनस है तो यहाँ सब्ट्रैक्शन होगी। यहाँ दोनों के साथ लाइक साइन थे तो यहाँ इकट्ठे हो गए, ऐड हो गए। तो बड़ा नंबर 12 है इसलिए प्लस लगेगा और ये माइनस 4 इसी तरह। अब ये एक्स स्क्वायर माइनस 7 प्लस 10 ब्रैकेट हटा देंगे तो ये 3x स्क्वायर हो जाएगा। ये माइनस इस प्लस को क्या कर देगा माइनस, और यही माइनस जब आगे जाएगा इस माइनस के साथ तो ये प्लस हो जाएगा। ये देखिए ये हमारे पास 3x स्क्वायर है और ये 1x स्क्वायर है। ये माइनस 3x स्क्वायर से प्लस 1x स्क्वायर निकालेंगे तो माइनस 2x स्क्वायर आएगा। अब ये भी हमारे पास माइनस 7x है और ये माइनस 11x है, तो ये भी x की वैल्यू ये भी x की, तो 7 और 11 के साथ क्योंकि साइन एक जैसे हैं तो ये मिलकर 18 बन जाएगा। और इसी तरह 10 और 4 के साथ लाइक साइन है, सेम साइन है, तो ये भी आपस में ऐड होकर 10 प्लस 4 14, तो ये पहला सवाल हमारा हो जाएगा। इसके बाद हमारे पास जो अगला सवाल है इसका क्वेश्चन नंबर 2 है, फैक्टराइज ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन कंप्लीटली, कि इनको फैक्टराइज करना है, इनकी फैक्टराइजेशन करनी है। 3m स्क्वायर n प्लस 5mn माइनस 30n, और दूसरा जी 5x स्क्वायर प्लस 14x माइनस 3। तो ये क्वेश्चन 2 का पार्ट 1 और पार्ट 2 ये दोनों देखें हमारे पास यहाँ पर हमने लिखे। पहले ये वाला समझ लेते हैं फिर बाद में। सबसे पहले आपने ये करना है कि इसमें से आपने कॉमन लेना है, ठीक है। इसमें से देखो आपने क्या करना है कि 5 का टेबल 35 पे भी जाता है, यानी 5 का टेबल 35 और 5 और 13 तीनों पे जाता है 5 का टेबल, तो एक तो 5 कॉमन आएगा। n इधर भी है n, तो 5n जो है कॉमन आ जाएगा। 5 का टेबल 35 पे 7 टाइम जाता है और m स्क्वायर इसी तरह आएगा, n बाहर चला जाएगा। 5 का टेबल 5 पे यानी 1 टाइम जाता है तो 1 लिखने की जरूरत नहीं है, और n जो है वो बाहर चला जाएगा, सिर्फ m बचेगा। 5 का टेबल 30 पे 6 टाइम जाता है, n इसके साथ एक ही वो बाहर चला गया। 5n इसी तरह आ गया, 7m स्क्वायर आ गया। अब देखो इसका ना मिड टर्म ब्रेक करना है, तो 7 6 42 होता है, 7 6 42 होता है। तो दरमियान में हमने ऐसे दो नंबर लिखने हैं जिन्हें प्लस माइनस करके m ही बचे, लेकिन मल्टीप्लाई करने से 42 बनना चाहिए। तो प्लस माइनस माइनस 7 6 42, 7 6 42, 7 में से 6 निकालो तो क्या बचेगा m बचेगा। अब क्योंकि गिवन साइन हमारे पास क्या है प्लस है, तो आपने बड़े नंबर के साथ प्लस लगाना है, छोटे के साथ माइनस। 5 है, इधर से 7m का मान लो, देखिए 7 बाहर चला गया और m 2 थे, एक m बाहर चला गया तो एक m बच गया प्लस। अब देखिए ये 7m है, 7m ही हमने कॉमन लिया तो 1 आएगा। यानी कि जो चीज़ आपने कॉमन ली हो और वही आगे एग्जिस्ट कर रही हो तो फिर वहाँ 1 आता है, क्योंकि कॉमन का मतलब होता है आपने डिवाइड करना है। 7m डिवाइड बाय 7m करेंगे तो 1 आएगा। यहाँ से माइनस 6 कॉमन लेंगे, 6 बाहर चला गया तो m बच गया। अब क्योंकि माइनस कॉमन लिया इसलिए ये वाला माइनस इस माइनस को क्या कर देगा प्लस, और 6 1 ज़र 6, यानी क्योंकि हमने 6 कॉमन ले रहे हैं और अंदर आगे भी 6 है तो ये यहाँ 1 आ जाएगा। m+1 दो दफ़ा है, इसको आपने कॉमन ले लेना है, एक बार लिख लेना है, और फिर ये 7m बच जाएगा और ये माइनस 6 बच जाएगा। इस तरफ देखें तो हमारे पास ये वाला जो सवाल है 5x स्क्वायर 14 और माइनस 3। अब 5 को 3 से मल्टीप्लाई करो तो हमारे पास माइनस 15 बनता है, माइनस 15x स्क्वायर बनता है। इसीलिए हमने मिड टर्म को ऐसे दो नंबर में ब्रेक किया कि अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो माइनस 15x स्क्वायर ही बनना चाहिए, और ऐड या सब्ट्रैक्ट करें तो 14 बनना चाहिए। तो लाजिम बात है, हमने लिखा 15 में से एक निकालेंगे तो 14 भी आ जाएगा, और 15 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 15x स्क्वायर भी आ जाएगा। यानी ये दोनों का जो प्रोडक्ट है +15 और -1 का,
इनका प्रोडक्ट -15x स्क्वायर आता है, इसी तरह पहले और आखिरी का भी -15x स्क्वायर ही आता है। इसमें से 5x कॉमन ले लो। अब देखें 5 भी बाहर, x 2 थे, एक बाहर चला गया, एक बच गया, 5 का टेबल 3 टाइम x बाहर चला गया, -1, x आ गया, माइनस माइनस प्लस और 3 आ गया, x प्लस 3 दो दफ़ा था, एक बार लिख लिया, 5x और -1 आ गया। तो ये इसके दोनों पार्ट हमारे पास हो गए हैं। अभी हमारे पास क्वेश्चन आ जाते हैं 3। अब क्वेश्चन नंबर 3 में कहता है अ बस arrives at a station at 17:35 after traveling for 1/4 आवर्स। ठीक है, 1/4 आवर्स से मुझे ये इस तरह शो हो रहा है, मे बी ये 3 अगर होता है या 4 होता है तो वो फिर अलग बात है, लेकिन ये 1/4 आपकी शायद बुक में इसी क्वेश्चन थे। एट व्हाट टाइम डिड द बस स्टेशन स्टार्ट इट्स जर्नी, एक्सप्रेस द टाइम इन बोथ 12 आवर्स एंड 24 आवर्स। एक तो हमने क्या करना है कि 12 आवर और 24 आवर्स में हमने टाइम को जो है एक्सप्रेस करना है, और दूसरा वो ये कह रहा है कि एक बस है जो कि अपनी एक डेस्टिनेशन जो स्टेशन है वो 17:35 का मतलब है शाम के 5:35 पर पहुंचती है। जब पहुंचती है तो रास्ते में जो जहाँ से उसने स्टार्ट लिया था वहाँ से लेकर स्टेशन तक उसका जो टाइम लगता है 1/4 आवर्स, इसका मतलब है 1 घंटा 15 मिनट बनते हैं। तो अब वो हमसे पूछ ये रहा है कि बताएं कि जब गाड़ी ने जर्नी स्टार्ट की थी तो उसकी जो स्टार्ट जर्नी हुई थी वो क्या टाइम था, व्हाट टाइम स्टार्ट इट्स जर्नी, ये हमने निकालना है जर्नी हमारे पास स्टार्ट कब हुई। अब हमारे पास देखें ये क्वेश्चन है, ये देखें यहाँ हमने लिखा है स्टार्टिंग पॉइंट है और ये हमारे पास बस स्टेशन है। तो वो बता रहा है कि 17:35 पे पहुंची है और रास्ते में जो जर्नी टाइम है 1/4 आ रहा है। तो एक 1/1 यानी 1 घंटा हो गया, और 1/4 आवर का मतलब है कितना, 15 मिनट्स। कैसे कि 1/4 इंटू 60 करोगे ना तो 4 1 और 4 5 यानी कि जो घंटे का फोर्थ पार्ट जो है 15 मिनट्स होते हैं ना, क्योंकि 15 और 15 30 होता है, फिर 15 45 होता है, फिर 15 हमारे पास कितना हो जाता है, ये 60 मिनट हो जाता है। अब या यूँ समझिए, ये अगर घड़ी है ना तो इसको ऐसे 4 पार्ट करें तो ये लाजिम बात है, यहाँ 12 होता है, यहाँ 3 होता है, यहाँ 6 होता है और यहाँ 9। तो यहाँ से यहाँ 15 मिनट होते हैं, यहाँ आधा घंटा हो जाता है, फिर 15 ऐड करें तो इसमें कितने हो जाएंगे 45, और फिर 15 ऐड करें तो 60। तो ये आ गया। अब हमने क्या करना है कि रिवर्स निकाल, इस टाइम में से 1 घंटा 15 मिनट माइनस करने हैं, तभी तो पता चलेगा कि गाड़ी ने कब लिया। तो उसके लिए देखें आवर्स और मिनट आपने लिख देने, यानी कि 17 और 35। तो आवर्स के नीचे आर लिखना है, इधर कितना घंटा है 1 है तो इधर 1 आर के नीचे आ जाएगा, मिनट के नीचे आ जाएगा। 5 में से 5 गया 0, 3 में से 1 गया 2, और 7 में से 1 गया 6 और 1 इस तरह 16:20। तो इसका मतलब है कि जो जर्नी स्टार्ट हुई थी 16:20 पे हुई थी। अब बस स्टार्ट एट इस जर्नी 16:20। ठीक है, अब इसमें 12 आवर्स, ये वाला इस तरफ 12 आवर्स हमने लिखे हैं, इस तरफ 24 आवर्स हमने लिखे हैं। अब देखिए जो 16:20 है, 16:20 का मतलब होता है कि 4:20 शाम के, क्योंकि 12 से आगे गिनो ना, 13 14 15 16 यानी 13 14 15 16, तो 4 यानी 1 2 3 4 यानी 4:20 तो 12 से आगे अगर 13 14 15 इस तरह हो तो वो पीएम होता है, क्योंकि दिन के टाइम पीएम शुरू हो जाते हैं। 17 का मतलब है 5, यानी 12 में 5 ऐड करो तो 17 होता है, इसलिए 5:35 हमारे पास क्या आ जाएगा, और इसके बीच में ना ये लगा दिए जाते हैं, जबकि इसमें ये नहीं लगा दिए। तो अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 भी हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 4 जो है उसको देखें। क्वेश्चन 4 में वो ये कह रहा है कि द डायगोनल ऑफ ए सी एंड बी डी ऑफ पैरेललोग्राम ए बी सी डी। ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम है, इसका ए सी और डी बी क्या है कि दो डायगोनल है जो कि कट कर रहे हैं इस जगह पर, इंटरसेक्ट्स ईच अदर एट ओ, के ओ पर, ये पॉइंट ओ है। इफ एंगल डी ए सी इस एंगल की बात कर रहे हैं, कहते कितना हो 32 हो, एंड ए ओ बी इस एंगल की बात कर रहे हैं 70 हो, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एंगल डी बी सी, यानी इस एंगल की कह रहे हैं कि बात कर रहा है कि ये एंगल कितना होगा। ठीक है जी, तो अभी देखें, अब यही चीज़, ये जो डायग्राम है ये देखें, मैंने इसी तरह की बनाने की कोशिश की। ये देखें ये, अब ए बी सी डी, ये डायगोनल हो गया, ये डायगोनल हो गया, एक उसने हमें क्या दिया हुआ था जी, डी ए सी, ये 32 में बना दिया 32। ए ओ बी ये कितना दे दिया था 70 दे दिया था। ठीक है, तो हमने फाइंड ये करना है, डी बी सी हमने फाइंड करना है। अच्छा, इसके लिए बहुत आसान सा है, कोई इतना मुश्किल काम नहीं है। तो इसमें हमें जो गिवन है ना, ये दो चीज़ें तो गिवन है, फाइंड हमने डी बी सी फाइंड करना है। अब आप देखें तो मैंने लिखा कि डी ए सी किसकी बात हो रही, डी ए सी इस एंगल की, ये किसकी इक्वल होगा जी, ए सी बी इस एंगल की। ये क्या है, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल असल में क्या होते हैं, अल्टरनेट एंगल होते हैं पैरेलल साइड के। ये एंगल ये क्या होता है,
अल्टरनेट होता है। इसी तरह AOB और COD ये 70 है, तो ये ऊपर वाला ये एंगल भी कितना होगा, 70 होगा। ठीक है, ये भी क्या होगा, 70, क्योंकि वर्टिकली अपोजिट एंगल है, तो इसका आगे लिख दिया वर्टिकली अपोजिट एंगल। अब देखें कि हमारे पास ये जो लाइन है AOC, ये एक स्ट्रेट लाइन है। ठीक है, इसी तरह BOC भी क्या है, एक स्ट्रेट लाइन है। तो स्ट्रेट लाइन पे जो एंगल होता है ना, वो कितना होता है, 180 होता है। अब यहाँ से यहाँ 70 अगर है, तो फिर हम क्या करेंगे कि ये टोटल एंगल यहाँ से यहाँ तक कितना बनेगा, 180, यानी यहाँ से यहाँ तक ये टोटल एंगल कितना बनेगा, 180। 180 में से ये ऊपर वाला जो पार्ट है ये कितना है, 70 निकालेंगे, तो फिर यहाँ से यहाँ तक जो है वो 100 कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। इसी तरह 110 ये है, तो इसमें ये 70 ऐड कर दो, ये भी स्ट्रेट है, ये भी कितना हो जाएगा, वो बन जाएगा 180। और अगर ये 110 है तो इसके अपोजिट भी लाजिम बात है, ये 110 होगा। तो इसी तरह 110 और 70 ये स्ट्रेट लाइन है, इधर भी 180 बन रहा है, इधर करो तब भी 180, यूं देखो तब भी 180, तो ये आ गया। अब हमारे पास ये वाला जो एंगल है ना, एक्चुअली हमने ये फाइंड करना है, तो इसलिए हम पहले क्या करेंगे कि एक ट्राइंगल लेंगे, कौन सी, OBC, ये वाली ट्राइंगल लेंगे, यानी कि कुछ इस शक्ल की बनेगी, जिसमें ये वाला एंगल हमने निकालना है, जो एंगल B है, और ये O है जो कि 110 है, और ये कितना है जी, 32 है जो कि C है। तो इसलिए हमारे पास ये तीनों एंगल जो होते हैं ये कितने होते हैं, 180 होते हैं। 180 में से जो दो गिवन एंगल है उनको माइनस करेंगे, तो हमारे पास ये वाला एंगल कितना आ जाएगा जी, 38 डिग्री। ठीक है, अब देखें 38 डिग्री, हमने बताया कि जो DAC है, कौन सा जी, DAC, और नहीं DAC नहीं, हमारा BOC हमने लिखा था यहाँ पे। ये एक एंगल है ना हमारे पास ना, जो DBC और OBC, ये हमारे पास जो एंगल OBC तो लिखा हुआ है, DBC है। ठीक है, यहाँ पे मैंने D A नहीं है बल्कि B है। ठीक है, कि DBC कौन से एंगल की बात हो रही है, यही बात। और अगर OBC करें तब भी यही एंगल, यानी यहाँ से शुरू करके इधर से इधर जाए तब भी ये वाला एंगल आ रहा है। और अगर अब ये लाइन इधर से शुरू कर दे तो तब भी एंगल तो ये आएगा, क्योंकि ये एक स्ट्रेट लाइन है। तो इसलिए हमारे पास जो एंगल DBC होगा, जो कि उसने क्या कहा था कि ये एंगल DBC फाइंड करो, तो ये एंगल हमने बता दिया कि ये 38 डिग्री है। तो यूं हमारे पास यानी कि इसकी शक्ल कुछ ऐसे बन रही है ये। तो ये क्वेश्चन हमारे पास हो गया जी। इसके साथ हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, 5 है। अब क्वेश्चन 5 में वो ये कह रहा है कि अ पॉलीगॉन हैज एक्सटीरियर एंगल मेजरिंग 25, 45 एंड 50। एक पॉलीगॉन है जिसके बाहर के 3 एंगल जो हैं 25, 45 और 50 डिग्री है। द रिमेनिंग एक्सटीरियर एंगल्स आर ऑल 60। कह रहे हैं कि बाकी जितने भी एंगल हैं वो क्या है जी, 60 डिग्री के हैं ईच। फाइंड द नंबर ऑफ साइड्स ऑफ द पॉलीगन। नंबर ऑफ साइड्स ऑफ पॉलीगन हमने फाइंड करनी है। तो आपकी ये जो बुक है इसमें ये क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज किया गया है, वो मैं आपको बताता हूँ कि ये क्वेश्चन किस एक्सरसाइज का था जी, शायद 9B का था या 9C में है। आपको ये 9 एक्सरसाइज हमारे पास देखो ना, 9C है ना, इसका ये क्वेश्चन जो है ना ये वाला है। 3 ऑफ द एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ एन साइड पॉलीगन 15, 25, 70 एंड द रिमेनिंग एक्सटीरियर एंगल 50 ईच, फाइंड द वैल्यू ऑफ एन। ये यही वाला क्वेश्चन है, सिर्फ उसने क्या कर दिया कि इस वाले क्वेश्चन में उसने यहाँ पर आकर वैल्यू क्या कर दी, चेंज कर दी, थोड़ा सा वैल्यू को चेंज कर दिया। अदरवाइज यानी इसको 70 शायद था तो उसको, या 50 था तो उसने 60 बना दिया और इन वैल्यू को चेंज कर दिया। ठीक, तो ये बहुत आसान सा हमारे पास क्वेश्चन आ गया जी। ये 4 हो गया ना। अब हमारे पास ये आ गया जी क्वेश्चन 5। तो क्वेश्चन 5 किधर गया जी, हाँ ये अब ये हमारे पास जो क्वेश्चन 5 है ना, अब क्वेश्चन 5 में हमने लिख दिया कि जो 3 एक्सटीरियर एंगल्स 25, 45 और 50 हैं, जो रिमेनिंग एक्सटीरियर एंगल है वो 60 क्या है जी, ईच है। तो सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल ऑफ पॉलीगॉन जो होता है वो हमें पता है कि वो 360 होता है। तो अब हमारे पास पहला एंगल, दूसरा एंगल, तीसरा एंगल और रिमेनिंग एंगल। अब देखो 60 मल्टीप्लाई n-3 क्यों गया, क्योंकि टोटल एंगल जो है ना वो n है, हमें नहीं पता कि कितने एंगल है। नंबर ऑफ साइड जितनी होंगी उतने एंगल होंगे। तो n हमने इसलिए लिखा क्योंकि ये नंबर ऑफ एंगल को रिप्रेजेंट करेगा। फिर n में से 3 क्यों माइनस किया, n में से 3 इसलिए माइनस किया क्योंकि 1, 2, 3 एंगल तो उसने दे दिए, इसलिए हम ये वाले 3 माइनस कर देंगे, जो पीछे बचेगा उसको 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि कह रहा है रिमेनिंग जितने भी हैं वो 60 के इक्वल है। तो जब ये -3 का मतलब है कि ये तीनों इसमें से माइनस हो गए, जो बच गए वो सारे क्योंकि 60 के इक्वल हैं इसलिए 60 से मल्टीप्लाई किया।
इन सारों को ऐड किया तो हमारे पास कितना हो गया जी 120, और ये इसको मल्टीप्लाई किया तो ये 60n, और फिर देखो 60 3 ज़र 180 हो गया। अब ये वाला 180 जो है में से 120 माइनस कर लेंगे, 180 में से 120 माइनस जब करेंगे ये 60n इस तरह आ जाएगा, तो पीछे -60 बचेगा, क्योंकि 180 बड़ा है 120 छोटा है। फिर अगले वाले स्टेप में क्या हो जाएगा, ये 60 इधर आके प्लस हो जाएगा, जब इसको प्लस करोगे तो ये 420 आ जाएगा। हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए n, तो ये 60 इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है ना, तो इसके नीचे आके क्या हो जाएगा डिवाइड, 0 को 0 से कैंसिल कर देंगे, 6 7 ज़र 40 को, तो n की वैल्यू 7, तो नंबर ऑफ साइड्स जो है हमारे पास क्या आ गया 7। देखो उसने क्या कहा था कि नंबर ऑफ फाइंड द नंबर ऑफ साइड्स ऑफ पॉलीगॉन, तो नंबर ऑफ साइड्स ऑफ पॉलीगॉन हमारे पास कितनी आ गई 7 आ गई। नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन है ना आ गया जी 6। अब 6 में कह रहे हैं कैलकुलेट द वॉल्यूम एंड टोटल सरफेस एरिया, एक वॉल्यूम हमने फाइंड करना है और दूसरा टोटल सरफेस एरिया फाइंड करना है। ये जो एक हमारे पास सिलेंडर है इसकी ये वैल्यू क्या है 14 है, और ये हमारे पास क्या है जी हमने 6 थोड़ी सी मिस प्रिंट था तो मैंने इसको 6 ले लिया। वैल्यू जो भी यहाँ पे हो सकता है वो आपकी 10 दे दे, इधर हो सकता है 3 दे दे, कोई भी वैल्यू दे देगा, और ये h है, ठीक है, h 14 है और ये जो इसका है ना रेडियस है 6, तो आप इसको को जो भी वैल्यू देगा यही वैल्यू ज़्यादा से ज़्यादा चेंज करेगा ना, तो आपने क्या करना है कि मेथड ये यूज़ करना है। हाँ, हो सकता है कि वो आपको सम टाइम वो पूरा डायमीटर दे देता है, अगर तो वो डायमीटर दे देता है तो फिर आपने 2 पे डिवाइड करके रेडियस निकाल लेना है। तो अब देखें हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 6 है, वॉल्यूम ऑफ जो सिलेंडर का फार्मूला होता है वो पाई r स्क्वायर h होता है। पाई की वैल्यू 22/7 होती है, r 6 है तो 6 का स्क्वायर, और h 14 है 14 इसी तरह। अब हमारे पास क्या हो गया कि 7 का टेबल 2 टाइम जाएगा, 22 इसी तरह, 6 6 सर यानी 6 का स्क्वायर का मतलब है 6 दो दफ़ा, 6 6 36 और 2 इसी तरह आ गया। अब 22 36 और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 1584 मीटर क्यूब आ जाएगा। ये हमारे पास इसका क्या आ गया, वॉल्यूम आ गया। वॉल्यूम के बाद हमने टोटल सरफेस एरिया फाइंड करना है। टोटल सरफेस एरिया का आपकी बुक में फार्मूला लिखा हो 2 पाई r स्क्वायर प्लस 2 पाई r h। 2 पाई इधर भी है, 2 पाई इधर भी है, r इधर भी है, r इधर भी है, तो आपने 2 पाई r कॉमन ले लेना है। देखो 2 पाई बाहर चला गया, r 2 थे बाहर चला गया, एक बचा, और ये 2 पाई r बाहर चला गया h। अब डायरेक्ट इसमें वैल्यू पुट करें तब भी हो जाएगा ये, लेकिन ये वाला इसको इस तरह ट्रांसफॉर्म कर लें फार्मूला को, तो ये फिर स्टेप कम करने पड़ते हैं। ये 2 इसी तरह पाई की जगह आपने वैल्यू पुट कर देनी है, 22/7 पुट कर दिया, ठीक है, और r की जगह 6, r की जगह 6 और h की जगह क्या आपने पुट कर दिया 14। अब 2 2 ज़र 4, 2 2 ज़र 4 हो गया, और ये 6 इसी तरह आ गया, इन दोनों को ऐड किया 20 हो गया, 7 इसी तरह। अब हमने क्या करना है 44 मल्टीप्लाई बाय 6 मल्टीप्लाई बाय 20 जब करेंगे तो आपके पास कितना आ जाएगा 52 80 आ जाएगा, और नीचे क्योंकि 7 है तो आपने 7 पे इसे क्या कर देना है डिवाइड, तो इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी। आप इसको राउंड ऑफ करके लिखना चाहें तो क्योंकि 8 के बाद 5 है, अपर फैमिली में से है तो इसे 9 कर दें, अदरवाइज आप ये भी लिखा रहने दें तब भी ठीक है। तो ये आप हमारे पास जो क्वेश्चन 6 था वो बस इतना ही था, तो ये क्वेश्चन 6 भी हो गया, इसका विषय चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लें। अब नेक्स्ट हमारे पास आ गया ना क्वेश्चन नंबर 7। अब देखें ये जो क्वेश्चन नंबर 7 है उसमें कह रहा है table below shows the height of 44 students, calculate the class width and frequency density। हमने दो चीज़ें फाइंड करनी है। अच्छा, ये आपकी बुक में ना ये क्वेश्चन है जो एग्जांपल दी हुई है, पेज नंबर मैं आपको दिखा देता हूँ, पेज नंबर 184 है। ये देखें मेरे पास पेज 184 है, इसमें देखें यहाँ पर फ्रीक्वेंसी डेंसिटी और हाइट 44 स्टूडेंट सेम यही दिया हुआ है। तो आपने क्या करना है कि ये देखें हमारे पास यहाँ पे फ़र्क क्या है, 2 मिनट। फ़र्क ये है कि यहाँ से जो शुरू हो रहा है 130 से 130 और 145, ये यानी कि हमारे पास क्लास वेट से समझ लें ये है। तो ये देख सकते हैं कि वो ये 130x लेस देन इक्वल टू हमारे पास 145 है, ठीक हो गया। और इसके नीचे देखो फ्रीक्वेंसी 9 है तो उसने फ्रीक्वेंसी 9 लिखी, और लास्ट वाला हमारे पास इधर जो है 170 से 180 है, जबकि 160 इसने क्या किया 160 से 170 यानी ये यहाँ तक लिखा, ये लास्ट वाला पार्ट उसने छोड़ दिया, आपको वैल्यू वो कहाँ तक दे रहा है यहाँ तक। यानी अब यूँ समझें कि ये एग्जाम्पल नंबर 3 है, ये देख सकते हैं कि 180 वाला उसने लेफ्ट कर दिया, ये वाली जो क्लास है ना उसने छोड़ दी यहाँ तक 1 2 3 4 5, मैं दिखा दूँ 1 2 3 4 5 9 7 8 6 9 7 8 6 और लास्ट में देखो 20 है। तो हम आपने क्या करना है कि यही क्वेश्चन आपने इसी तरह बिल्कुल सेम सॉल्व करना है। ये जो लास्ट वाली रो है ना इसको लेफ्ट कर देना है, क्योंकि ये वाली उसने रो हमें नहीं ये वाली दी नहीं है, ठीक है, ये वाला स्टेप उसने ये वाली दी नहीं है, तो इसलिए हम लास्ट वाले को ये नहीं दी, तो इसलिए हम इस लास्ट वाली लाइन को भी क्या कर देंगे, छोड़ देंगे। बाकी यहाँ पे हमारे पास क्या हुआ कि ये 15 कैसे आया, क्लास विड्थ फ्रीक्वेंसी, ये समझने वाली बात है। देखिए ये जो क्लास विड्थ है ना 15 का ये मतलब है
कि देखो 1 से कट जाएगा 45, यानी 145 में से 130 निकालें तो पीछे कितने बचते हैं 15। तो जो स्टैंडर्ड है उसने स्टैंडर्ड क्या रखा है, जो 1 स्टैंडर्ड है ना उसने इज इक्वल टू 5 रखा है, यानी 5 को उसने एक 1 स्टैंडर्ड माना है। तो 5 3 15, यानी 15 में 5 जो है वो 3 दफ़ा होता है, इसलिए 3 स्टैंडर्ड बन गया। अब यहाँ देखें 150 में से 145 निकालें तो 5 बचेगा, 155 में से 150 निकालें 5, तो ये सारे 5 बचेंगे। ये लास्ट वाली जो है 170 में से 160 निकालें तो 10 बचेगा, ये लास्ट वाला तो क्योंकि है नहीं, तो इसलिए यहाँ 2 5 होते हैं तो 2 स्टैंडर्ड बनेगा, ये सारे 5 5 हैं तो ये 1 स्टैंडर्ड बनेगा। ये वो फ्रीक्वेंसी है जो हमारे पास देखो 9 है, 7 है, 8 है, 6 है, और यहाँ पे हमारे पास कितनी आ गई जी, 10 10 तो नहीं है आई थिंक, ये हाँ ठीक है, ये देखो हमारे पास ये देखें, ये उसने हमें कितनी दी हुई है, 10 दी हुई है, नहीं 6 के बाद ये उसने शायद 20 गलत लिखा हुआ है, या यहाँ ये देखो उसने कितनी दी हुई है 10, तो हम इसको फॉलो करेंगे, ठीक है, हम इसको फॉलो करेंगे 10, तो यहाँ पे बिल्कुल उसने 10 ठीक लिखा हुआ है। फिर रेक्टेंगल कैसे निकालनी है, रेक्टेंगल की जो हाइट है वो कैसे निकालनी है, वो आपने ये निकालनी है कि जो आपकी फ्रीक्वेंसी को आपने क्या करना है, स्टैंडर्ड से डिवाइड कर देना है। फ्रीक्वेंसी आपकी 9 है और आपके यहाँ पे कितने स्टैंडर्ड हैं, 3 हैं, तो इसलिए हम 3 से डिवाइड करेंगे 3 आ जाएगा। फ्रीक्वेंसी 7 है और आपका यहाँ स्टैंडर्ड क्या है 1 है, तो 7 डिवाइड बाई 1 7 होगा। अब यहाँ से लेकर यहाँ तीनों, क्योंकि हमारा स्टैंडर्ड 1 है तो ये जितनी भी 7 8 6 हैं फ्रीक्वेंसी है, ये सारे 1 से डिवाइड होंगे तो यही आ जाएंगे। लास्ट स्टैंडर्ड हमारे पास देखा 10 है, तो 10 को जो सॉरी ये वैल्यू जो है हमारे पास 10 है, और सॉरी फ्रीक्वेंसी हमारे पास 10 है और स्टैंडर्ड 2 है, फ्रीक्वेंसी 10 है और स्टैंडर्ड क्या है 2 है, तो 5, तो ये लास्ट वाली नहीं लेनी, यहाँ तक आपका ये वाला खत्म हो जाएगा, लास्ट वाला ये यहाँ तक आ जाएगा। तो ये इसका पहला जो है ना पार्ट इसका हो जाएगा, जिसमें उसने क्या कहा था क्लास विड्थ वाली बात की थी, तो ये हो जाएगा। अब नेक्स्ट जो है अगर हो सकता है आप यहाँ तक लिख दें तब भी जो है उसने, क्योंकि सिर्फ क्लास विड्थ का जिक्र किया तो यहाँ लिख लें, या ये सारा हाइट ऑफ रेक्टेंगल भी बेशक बना दें, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब नेक्स्ट हमारे पास ये वाला टेबल आ जाएगा। अब ये वाले टेबल में हमारे पास देखें वही चीज़, फ्रीक्वेंसी आ गई, क्लास विड्थ आ गई, बस ये फ्रीक्वेंसी इधर जो है ना पहले बाद में लिखी थी, इधर हमने ये देखो पहले लिख दी, और ये स्टैंडर्ड जो है इधर लिखा हुआ था, तो स्टैंडर्ड को हमने देख सकते हैं यहाँ लिख दिया। इसके बाद हमने फ्रीक्वेंसी डेंसिटी जो है ना हमने निकालनी थी, फिर उसने क्या कहा था कि क्या निकालो, फ्रीक्वेंसी डेंसिटी निकालो। तो इसके लिए हमारे पास फ्रीक्वेंसी की जो डेंसिटी होती है, फ्रीक्वेंसी और क्लास विड्थ, देखिए फ्रीक्वेंसी हमारे पास कितनी है जी 9 है, क्लास विड्थ कितनी है 15, मतलब इन दोनों के दरमियान जो नंबर है वो 15 का डिफरेंस है, तो 9 डिवाइड बाई 15 कर लेंगे, फिर 7 डिवाइड बाई 5, ये नंबर जो आपस में ना डिवाइड होते जाएंगे, 8 डिवाइड बाई 5, 6 डिवाइड बाई 5, 10 डिवाइड बाई 10, ये लास्ट वाला इधर भी आपने लेफ्ट कर देना है, क्योंकि ये वाली उसने हमें क्लास दी ही नहीं हुई, उसने एक मिस कर दी जानबूझ के, तो ये हमारे पास आ जाएगा। फिर उसके बाद उसने हिस्टोग्राम बनाने का यहाँ तो नहीं कहा वैसे, हमारे पास टेबल बिलो विड्थ फ्रीक्वेंसी हाँ नहीं कहा, तो इसलिए बनाने की ज़रूरत नहीं है, अदरवाइज ये नहीं कि ये आपकी हिस्टोग्राम बनेगी। ये जैसे 130 से देख सकते हैं ना, 130 से 145, यानी 130 से 145 कितनी है 0.6 है, तो ये देखो 0.6 तक गई है। अगली 145 से 155 तक देखें तो ये वाला 145 से 150, 145 से 157 है, तो ये देखें हमारे पास 1.4, ये देखें ये वाली वैल्यू है 1.4 है, तो ये देखो 1.4, उससे अगली देखो 1.6 है, तो ये देख सकते हैं 1.6 के सामने 1.2 है, तो ये देख सकते हैं कि 1.2 के सामने, फिर देखो जी 1 है, ये देख सकते हैं कि 1 के सामने, तो फिर लास्ट में 0.4 है, तो 0.4, लेकिन ये वाले आपने नहीं बनाना, क्यों, क्योंकि उसने लास्ट वाला दिया ही नहीं हुआ। तो ये हमारे पास सेक्शन जो बी था वो कंप्लीट हो गया। अभी हमारे पास नेक्स्ट जो सेक्शन सी है उसको हम सॉल्व करते हैं और देख लेते हैं कि वो हमारे पास क्या आता है। ये रहा जी हमारे पास सेक्शन सी के मैं ले लेता हूँ चीज़, ठीक। अब सेक्शन सी की अगर हम बात करें तो सेक्शन सी में हमारे पास जो क्वेश्चन है बुक को हम साइड पे रख लेते हैं। अब हमारे पास जो सेक्शन सी का पहला सवाल है, कह रहे रनर रन्स फॉर 2 आवर्स, यानी कि 2 आवर्स, ये किसकी वैल्यू दे रहा है, टाइम एट 12 किलोमीटर पर आवर, यानी ये उसे हमें किसकी वैल्यू दे रहा है, स्पीड की वैल्यू दे रहा है। और उसके बाद फिर कहता है कि वो जो है ना 1 घंटे के लिए फिर रन करता है, ये टी है और ये उसके पास क्या है जी एस है, यानी डिस्टेंस है। अब वो बता रहा है कि हाउ फार डज द रनर
ट्रेवल इज टोटल, मतलब ये है कि उस जो रनर है उसने टोटल कितना ट्रेवल किया, ठीक है ना। अच्छा जी, सॉरी ये वी है, ये क्या है, वी है, ये स्पीड है, ये क्या है, स्पीड है, किलोमीटर पर आवर, ये हमारे पास क्या है, यानी कि ये स्पीड है। इसी तरह ये भी हमारे पास क्या है जी, स्पीड है। हमने जो डिस्टेंस है वो हमने S1 और S2 हमने फाइंड करना है। लाजिम बात है, अगर ये 2 घंटे के लिए चलता है तो लाइक कुछ ऐसे बनेगा, हम एक पेज रख लेते हैं, यानी कि यहाँ से पॉइंट ए है और ये पॉइंट क्या है जी, बी है। अब यहाँ से लेकर यहाँ तक वो चला और कितना टाइम उसने लिया जी, 2 आवर्स लिए, और जो उसकी क्या थी जी, स्पीड थी, स्पीड यानी कि जो वी से रिप्रेजेंट होती है वो पहले थी जी 12 किलोमीटर पर आवर। फिर अब समझिए कि फिर वो चला, यहाँ से आगे हम इधर बना लेते हैं, और कितने टाइम के लिए चला, 1 आवर के लिए, और उसकी जो स्पीड थी वो 10 किलोमीटर पर आवर थी। ये देख सकते हैं कि 10 किलोमीटर आवर और क्या है, 1 आवर। तो अब देखें यहाँ से लेकर यहाँ तक जो बनेगा ना, ये S1 बनेगा और फिर S2 बनेगा यहाँ से यहाँ तक। तो टोटल जो हमारे पास आ जाएगा S इज इक्वल टू S1 प्लस S2 आ जाएगा। तो हमारे पास जो फार्मूला होता है S इज इक्वल टू वी टी, हमारे पास क्या होता है, इसका फार्मूला होता है। तो अब हमारे पास जो क्वेश्चन है जी, ये देखें, आपको जैसे बताया कि S इज इक्वल टू वी टी होता है, यानी स्पीड और टाइम होता है, टाइम मल्टीप्लाई पे देखो क्या हो जाएगा, स्पीड टाइम है जी हमारे पास कितने, पहले ये देख सकते हैं कि पहले 2 घंटे हैं, और जो टोटल यानी कि हमारे पास 2 घंटे हैं तो 24 आवर्स आ जाएगा ना, यानी कि 2 आवर्स का क्या मतलब है, तो नहीं सर एक सेकेंड, स्पीड हमारे पास कितना है जी, अच्छा ठीक है, यहाँ पे ना वो 12 था, वो मैंने गलती से 24 लिख दिया, नीचे मैंने ठीक किया होता, ये क्या है, 12 है, ठीक है ना। स्पीड हमारे पास देखो ना, स्पीड हमारे पास कितनी है, 12 है ना, तो इसलिए 12 2 24 हो गया। ये हमारे पास क्या आ गया जी, S1 आ गया। पार्ट 2 में यानी कि सेकंड में हमारे पास ये आ जाएगा जी S2। तो टाइम मल्टीप्लाई बाय देखो क्या आ जाता है, स्पीड आ जाएगा, यानी कि पहले हो सकता है शायद ये हमारे पास टाइम और स्पीड था, 2 मल्टीप्लाई बाय 12 24 हो गया, और दूसरा हमारे पास टाइम मल्टीप्लाई बाय स्पीड, टाइम हमारे पास देखो जी 1 आ रहा है, ये देख सकते हैं कि 1 आ रहा है, और स्पीड क्या है, 10 है, तो 1 मल्टीप्लाई बाय 10, तो ये हमारे पास क्या आ गया जी, 10 किलोमीटर आ गया। तो टोटल डिस्टेंस हमारे पास क्या आ जाएगा, S1 प्लस S2 है ना, यानी कि S1 और S2 को ऐड करना है, तो 24 और 10 34 किलोमीटर आ जाएगा, ठीक है। तो अब हमारे पास एवरेज स्पीड भी उसने आगे हमसे कहा है कि इसकी क्या फाइंड करो, व्हाट इज द एवरेज स्पीड। नंबर 2 में हमने एवरेज स्पीड फाइंड करनी है, ठीक है। तो एवरेज स्पीड के लिए हमारे पास डिस्टेंस डिवाइड बाय टाइम फार्मूला होता है, डिस्टेंस है 34, टाइम है हमारे पास 3। कैसे 3 कि 2 घंटे उसने पहले और 1 घंटा उसने बाद में किया, ये देख सकते हैं ना। 2 घंटे यहाँ पे उस टाइम था और 1 घंटा यहाँ पे था, तो जो टोटल टाइम हो जाएगा वो हमारे पास कितना हो जाएगा, 2 + 1 इज इक्वल टू 3, टोटल टाइम 3 घंटे हो जाएंगे। तो इन दोनों को डिवाइड करें 11.33 किलोमीटर पर आवर, यानी कि उसकी क्या थी, स्पीड थी। तो ये हमारे पास जो क्वेश्चन था जी कंप्लीट हो गया। इसका मतलब यूँ, अच्छा ये जो निकाला है ना यूँ, हमारे पास 11.33 अच्छा उसने क्या कहा है आगे, मीटर पर सेकंड में, सॉरी उसने ना आगे क्या कहा कि मीटर पर सेकंड में चेंज भी करे। तो अब हमने मीटर पर सेकंड के लिए क्या किया, मैं यहाँ लिखता हूँ फिर आपको बेहतर समझ आ जाएगी। अब 1.33 किलोमीटर पर आवर है ना, तो 1.33 इधर आ गया, किलोमीटर में यानी 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, 1000 मीटर होते हैं, तो इसलिए 1000 आ जाएगा। 1 घंटे में कितने सेकंड होते हैं, 3600 सेकंड होते हैं, तो इसलिए मीटर और सेकंड आ गया। अब 11.33 को 1000 से मल्टीप्लाई करके 3600 से डिवाइड करेंगे, 3.147 3.15 मीटर पर सेकंड भी आप इसको लिख सकते हैं। तो ये हमारे पास यानी कि ये क्वेश्चन हो जाएगा जी कंप्लीट, ऐसे ही नहीं इसकी कंप्लीट आ जाएगा। तो इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास इस तरह कि अ सॉलिड कंसिस्ट ऑफ अ सिलेंडर ऑफ बेस रेडियस ऑफ 1 सेंटीमीटर एंड हाइट 8 सेंटीमीटर। अच्छा यहाँ पे ना मैंने 2 सेंटीमीटर 2.5 मुझे क्योंकि मिस प्रिंट था तो मैंने 2.5 लिख दिया। तो यहाँ पर क्या है जी, हम लिख लेते हैं जी, ये हमारे पास 1 सेंटीमीटर है, यानी रेडियस जो है ना यहाँ से यहाँ तक ये 1 सेंटीमीटर हो गया, ठीक है। ये 1 सेंटीमीटर और हाइट जो है वो कितनी है, 8 सेंटीमीटर है।
बाकी देखो जी 4 सेंटीमीटर उसकी डायमेंशन जो है 4 4 और क्या है 2 है। तो हमने वॉल्यूम ऑफ सॉलिड निकालना है और टोटल सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड हमने निकालना है। तो ये क्वेश्चन जो है हमारे पास आ गया जी 2। अब क्वेश्चन नंबर 2 में यहाँ पर मेरे पास, क्योंकि मैंने यहाँ पर ना 2.5 ले लिया था, यहाँ पर मैंने क्या ले लिया था 2.5, क्योंकि मिस प्रिंट था, तो यहाँ स्टेटमेंट में मुझसे मिस हो गया कि मैंने देखने में कहीं कोई कन्फ्यूजन होगी, इसलिए यहाँ पे मैंने जो क्वेश्चन सॉल्व किया उसको मुझे चेंज करना पड़ेगा। ये क्या आ जाएगा 1 सेंटीमीटर। अब देखें तो हमारे पास रेडियस क्या है जी 1 सेंटीमीटर है, हाइट 8 सेंटीमीटर है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फार्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच, पाई की जगह 3.14, देखो जी जो रेडियस है वो मैंने 2.5 पुट किया था, तो इधर हमने क्या पुट कर देना है जी 1 पुट कर देना है। तो मैं इसे काट के यहाँ लिख लेता हूँ। देखो 3.14 और मल्टीप्लाई बाय 1 का स्क्वायर 1 होता है और क्या आ जाएगा 8। अब आपने क्या करना है कि इसको 8 से मल्टीप्लाई करना है। अब मेरे पास इस वक्त कैलकुलेटर नहीं, मैं ऐसे मल्टीप्लाई कर लेता हूँ। 8 4 ज़र 32, 3 कैरी चले जाएंगे, 8 1 ज़र 8 और 3 11, 11 का 1 और 1 कैरी, 8 3 ज़र 24 और 125। तो ये आ जाएगा जी 2 नंबर के बाद पॉइंट है, 2 नंबर के बाद पॉइंट लगा दो, तो ये हमारे पास आ जाएगा जी 25.12। तो ये हमारे पास इसका जो आ जाएगा वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, ये आ जाएगा जी 25.12 सेंटीमीटर क्यूब, यानी ये हमारे पास असल में वॉल्यूम आ जाएगा। अब अगर हम वॉल्यूम आ गया, अब हमारे पास जो डायमेंशन उसने दे दिए हैं 4 4 और 2 दे दिया, ये देख सकते हैं कि 4 4 और 2 ये डायमेंशंस हैं इसकी, तो हमने डायमेंशंस लिख दी। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड लेंथ ब्रेड्थ और हाइट होता है, तो 4 4 ज़र 16 16 2 ज़र 32 सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगा, ये इसके यानी कि वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड आ जाएगा। अब टोटल वॉल्यूम जो है, टोटल वॉल्यूम हमने क्या करना है कि जो हमारा वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर आया था ना वो और जो वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड है इन दोनों को ऐड करना है। तो ये तो 32 है, लेकिन ये वैल्यू जो है हमारे पास कितनी है 25.12। तो अब देखें 25.12 में 32 आपने ऐड कर देना है, 0.12 इसी तरह रहेगा क्योंकि इसका पॉइंट नहीं है, तो इसका मतलब पॉइंट एंड पे है। ये 7 हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा 5, यानी 5 2 7 3 और 5। तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा जी 57.12 सेंटीमीटर क्यूब, ये हमारे पास वॉल्यूम ऑफ सॉलिड आ गया। अब टोटल सरफेस एरिया हमने फाइंड करना है, टोटल सरफेस एरिया। अब टोटल सरफेस एरिया की ना थोड़ी सी आपने कहानी समझनी है कि वो क्या है। मेरे पास पेपर किधर गया, ये रहा पेपर। अब देखें, अब इसको आपने थोड़ा सा समझना है फिर आपको समझ आए। वैसे तो वॉल्यूम ऑफ जो सिलेंडर का फार्मूला होता है वो होता है 2 पाई आर स्क्वायर प्लस 2 पाई आर एच। अब ये होता क्या है ये आपको मैं बताता हूँ। अब ये सिलेंडर होता है ना, एक उसका ऐसे ऊपर सर्कल होता है, एक इसके नीचे सर्कल होता है और यूं जुड़ा होता है, यूं ना ऐसे जुड़ा होता है, ठीक है। अब ये क्योंकि एक सर्कल होता है नीचे भी और ऊपर भी सर्कल होता है, तो जो सर्कल का फार्मूला होता है ना पाई आर स्क्वायर उसके एरिया का, और ये भी क्या होता है पाई आर स्क्वायर होता है। जबकि ये जो बीच में राउंड होता है इसका होता है जी 2 पाई आर और एच होता है, 2 पाई आर एच इसका, ये जो दरमियान में आ जाता है ना गुलाई उसकी, जैसे अब ये है ना मेरे पास, ये जो इसकी यूं गुलाई है ना, ये इसकी ये जो गुलाई है ये 2 पाई आर एच। इन सारों को जब हम ऐड करते हैं तो एक पाई आर ये और एक ये पाई आर और पाई आर 2 पाई आर स्क्वायर आ जाएगा, पाई आर स्क्वायर 2 पाई आर स्क्वायर और 2 पाई आर एच आ जाएगा। लेकिन इस यहाँ जो मैं यूज़ कर रहा हूँ ना, यहाँ मैं यूज़ कर रहा हूँ पाई आर 2 पाई आर एच यूज़ करूँगा। ये जो 2 पाई आर स्क्वायर है ना, इसको मैं यहाँ निकाल दूंगा। क्यों निकाल दूंगा? उसकी वजह ये है कि हमारे पास ना एक क्यूबाइड है, इसका मैं ऊपर टॉप वाला सिर्फ बना रहा हूँ, ठीक है ना, ऊपर टॉप। अब टॉप पे ये सिलेंडर को उठा के इस टॉप के ऊपर रखा गया। तो अब देखिए एक इसका अपना बॉटम है, ठीक है, जितना इसका बॉटम है वो एरिया पाई आर स्क्वायर, और एक इसका भी तो जो है ना पाई इतना गोलाई सा कवर कर लेगा ना, यानी ये अपना ये वाला और ये वाला ये तो छुप जाएगा क्योंकि ये इसके ऊपर आ जाएगा ना, तो हमने तो ये नहीं निकालना, बाकी हमने सारा निकालना है। तो इसलिए एक पाई आर ये वाला माइनस होगा और एक पाई आर ये जो सिलेंडर है इसको भी, इसके ऊपर वाला एरिया भी तो क्या करेगा कवर कर लेगा ना। तो ये पाई आर और ये 2 पाई आर इसमें से हम निकाल देंगे। क्यों? क्योंकि एक इसका अपना बॉटम पाई आर स्क्वायर होता है और जितना इसका बॉटम है उतना ही इस ये जो नीचे क्यूबाइड पड़ा है उसके एरिया को ये कवर कर लेगा। तो इसलिए हम ये नहीं लगाएंगे। तो हमारे पास जो फार्मूला लगेगा ना, इधर ये देखें,
ये हमारे पास जो क्यूबाइड है ना, उसका सरफेस एरिया का फार्मूला है, ये वाला लेंथ ब्रेड हाइट और लेंथ हाइट, ये जो है ना हमारे पास क्यूबाइड का है। और ये जो उसके ऊपर सिलेंडर पड़ा हुआ है, यानी कि ये जो हमारे पास 2πr(h) है ना, 2πr(h) ये इस सिलेंडर का है, और ये जो फार्मूला है ना ये वाला, ये इस नीचे जो क्यूबाइड पड़ा है इसका है। तो इसमें सारी वैल्यू 2, इसी तरह लेंथ भी 4 है, ब्रेड भी 4 है, फिर प्लस ब्रेड 4 है, लेंथ हाइट 2 है, लेंथ 4 है और हाइट 2 है, प्लस 2, इसी तरह पाई की जगह 3.14 और आर की जगह, अच्छा आर की जगह यहाँ पर अगेन हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक है, अब ये 4 4 16, 4 2 8, 4 2 8 प्लस, अब यहाँ पर हमारे पास ये जो वैल्यू है ना, इसमें इस वैल्यू में चेंज आ जाएगा। ठीक है, ये तो हमारे पास सारे जमा होकर 16 और 8 और 8 16 32 और ये 64, ये तो ठीक आ जाएगा। ये जो वैल्यू है ना ये चेंज होगी। ये कैसे चेंज होगी? असल में ये चेंज ऐसे होगी कि ये जो हमारे पास है ना 3.14, चलो मैं यहाँ पर 3.14 जो है ना 3.14, इसको मैंने क्या मल्टीप्लाई करना है, 2 से मल्टीप्लाई कराना है। 2 4 8, 2 1 2 और पॉइंट ऐसे 2 3 6। तो पहले इस 2 से मल्टीप्लाई 8 से मल्टीप्लाई कराना है। 8 8 64, 6 कैरी चले जाएंगे। 8 1 8, 8 और 6 14, 14 का 4 और 1 गिरा, और 8 6 48 और 1 49। 8 1 8, हाँ ठीक है, और 2 नंबर के बाद पॉइंट है ये, तो 49.44 आ जाएगा। तो ये वाला कट के आपके पास 49.44 आ जाएगा। तो ये भी हमारे पास क्या है जी, 49.44 है। ठीक है, यहाँ पर भी हमारे पास क्या है, 49.44 है। तो ये कट के नया आ जाएगा। अब हमने क्या करना है कि ये जो 49.44 है ना, इसमें हमने कितना ऐड करना है, 64 को ऐड करना है। पॉइंट नहीं है तो इसका मतलब है पॉइंट एंड पे है। 4 पॉइंट ऐसी 9 और 4 13, 1 कैरी, ये 6 और 4 10 और 1 11, तो ये आ जाएगा जी 113.44। तो ये हमारे पास आज इसका आंसर आ जाएगा जी 113.44 सेंटीमीटर स्क्वायर जो है हमारे पास, ये टोटल सरफेस एरिया आ जाएगा, जो कि क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 2। ठीक है, 2 हो गया। अब हमारे पास ये जो लास्ट क्वेश्चन है ना 3। अब क्वेश्चन नंबर कह रहा है द टाइम टेकन इन सेकंड बाय 25 स्टूडेंट टू सॉल्व अ प्रॉब्लम वाज, कि भाई एक स्टूडेंट है 25 स्टूडेंट है, उन्होंने क्या किया, कोई प्रॉब्लम यानी कोई क्वेश्चन सॉल्व किया, और 25 स्टूडेंट ने ये टाइम लिया, यानी यहाँ से लेकर ये जो टाइम है ना ये सारे सेकंड, यानी से तो एक स्टूडेंट है जिसने 17 सेकंड लिए, एक ने 20 सेकंड लिए, एक ने 24 लिए, एक ने 26 लिए एंड सो ऑन। कह रहे यूजिंग क्लास इंटरवल, कह रहे ये है वो क्लास इंटरवल जिसको आपने यूज करना है और कंस्ट्रक्ट करनी है, फ्रीक्वेंसी टेबल करना है और फिर हिस्टोग्राम, 2 चीजें बनानी है। तो ये देखें हमारे पास हमने क्या करना है कि ये देखो ना 10 से 20 और 20 से 30, 10 से 20, 20 से 30, मतलब आगे चलता जाएगा 10 20 20 30 30 40, ठीक है, फिर 40 50 50 60 और 60 70। अब हमने देखो ना 70 पे रुक क्यों गए, 70 से 80 क्यों नहीं किया है? उसके लिए आपने ये देखना है कि सबसे छोटा नंबर तो उसने बता दिया, स्टार्टिंग फ्रॉम द 10 उसने बता दिया, तो 10 से स्टार्ट होगा, एंड किस पे होगा वो आपने देखना है कि हाईएस्ट नंबर क्या है। तो ये 63 जो है ना इस पूरे नंबर में अगर आप देखें तो 63 सबसे हाईएस्ट नंबर है। तो इसलिए 60 से 70 तक, अगर 60 से 70 तक करें तो हमारे पास 63 इसी क्लास इंटरवल यानी इसी इंटरवल में आएगा। इसलिए हमने आगे नीचे हम इसलिए नहीं गए क्योंकि हमारे पास 70 से कोई बड़ा नंबर नहीं है, सारे नंबर लेस देन 70 हैं, इसलिए हमने लिखा लेस देन 70। अब ये जो फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या है, हाँ फ्रीक्वेंसी का ये मतलब है 10 से लेकर 20 तक जो नंबर है ना, 20 से छोटे, इनफैक्ट 20 से छोटे यानी 19 तक, यानी 10 से लेकर 19 तक जो नंबर है वो इस डेटा में कितनी दफ़ा है, तो एक ही नंबर है दैट इज 17। ठीक है, 17 एक नंबर है जो 10 से बड़ा है और 20 से छोटा है, तो इसलिए हमने इसका क्या कर दिया, 1 लिख दिया। फिर देखो 20 से लेकर 29 तक, लेस देन 30 का मतलब है 29 तक हमारे पास 5 नंबर बनते हैं। मैं आपको गिन के बता दूं, यानी कि हमारे पास 1 2 3 4, ये नहीं आएगा क्योंकि इससे छोटे हैं ना, 4 और ये हमारे पास 5, ये देखो 20 5, ये 5 नंबर बनते हैं। तो ये देखो हमने क्या लिख दिया, 5 नंबर लिख दिए। फिर इसी तरह इस डेटा में से आप ढूंढेंगे तो ऐसे नंबर जो 30 से शुरू हों और 40 से नीचे यानी 39 तक, उन नंबर की तादाद इस पूरे गिवन डेटा में आपने ढूंढ लेनी है। मैंने ढूंढ के लिखी है 4। फिर ऐसे नंबर जो 40 से शुरू होते हैं और 49 तक जाते हैं, 50 उनमें शामिल नहीं है, तो ऐसे नंबर इस पूरे डेटा के अंदर हमारे पास जो है क्या है, 8 है। फिर 50 से ऐसे नंबर जो 50 से शुरू हों और 59 तक जाएं, 60 से छोटे हों 59 तक जाएं, तो ऐसे नंबर 5 है। और ऐसे नंबर जो 60 से शुरू हों और 70 से छोटे हों तो वो क्या है, 2 है। तो ये टोटल नंबर अगर आप ऐड करें तो क्या हो जाएगा, 1 और 5 कितना हो जाएगा, 6,
6 में 4 ऐड करो 10, 10 में 8 ऐड करो 18, 18 में 2 ऐड करो तो 20 और 5 25 हो जाएंगे। फिर हमारे पास देखो ना, हमने दूसरा उसमें पार्ट क्या कहा था कि हिस्टोग्राम बनानी है। ये देखो हिस्टोग्राम कैसे बनेगी कि आपने पहली जो है ना 10 से 20, ये देख सकते हैं क्या है जी 10 से 20, तो आपने लिख देना जी 10 से 20 का इंटरवल लिखना है। फिर अगला क्या है जी 20 से 30 है, तो ये देख सकते हैं 20 से 30। फिर 30 से 40 है, देख सकते हैं 30 से 40। फिर 40 से 50, तो ये देख सकते हैं 40 से 50 है। फिर 50 से 60, तो ये देख सकते हैं 50 से 60। फिर लास्ट 60 से 70 है, 60 से 70। अब इसकी फिर इस तरफ टाइम इन सेकंड है, ये 10 20 30 40 50 60 70, ये सारा हमारा क्या है टाइम है, ठीक है। और इस तरफ वाई एक्सिस भी, एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस पे हमारे पास क्या है फ्रीक्वेंसी है। तो हमारी मैक्सिमम जो फ्रीक्वेंसी है वो देख सकते हैं 8 है, तो हमने यहाँ से ये देख सकते हैं 1 से लेकर 9 तक हमने नंबर लिख दिए। तो अब हमारे पास जो ऐसे 10 से 20 तक की फ्रीक्वेंसी क्या है 1 है, ये देख सकते हैं ऊपर क्या है फ्रीक्वेंसी 1 है। इसलिए आपने क्या करना है कि यहाँ से ऊपर इधर 10 से भी ऊपर और 20 से भी ऊपर जाएगा, तो ये जो हमारा एक टावर बनेगा, एक कॉलम बनेगा, बार ग्राफ टाइप बनेगा, तो ये हमारा कितना बनेगा जी 1 बनेगा। इसी तरह 20 से 30 को देखो तो 20 से 30 5 है, तो अपने ये वाला जो है 20 से लाइन लेके 5 तक जानी है और 30 से लेकर 5 तक जानी है और इसको मैच करके से शेड कर देना है। फिर इसी तरह का देखें 30 से 40 की बात करें तो यहाँ 4 है, तो ये देख सकते हैं 30 से ऊपर और 40 से ऊपर कितनी हाइट बनानी है 4 के सामने। उसके बाद देखें 40 59 8 है, तो ये सकते हैं 40 50, ये देखें 40 से 8 तक लेके जानी है, 50 से भी 8 तक लेके जानी है, ऊपर ज्वाइन करके इनको क्या कर देना है शेड कर देना है, ठीक है। नेक्स्ट जो है हमारे पास 8 के बाद 5 और 2 है, तो ये देख सकते हैं 50 और 60 में 5 है, तो 50 से आपने इधर और 60 से इधर और 5 तक इसकी हाइट बना देनी है। और लास्ट वाला 60 से 70 हमारे पास क्या बनेगी 2 बनेगी, क्योंकि हमारी फ्रीक्वेंसी लास्ट में क्या है देखें 2 है। तब ये हमारी इसकी क्या हो जाएगी हिस्टोग्राम बन जाएगी। तो ये कोई क्वेश्चन के जो फाइनल इसकी जो शेप बनेगी ना वो ये बनेगी, ठीक है जी। तो ये हमारा क्वेश्चन लास्ट था, ये भी कंप्लीट हो गया। उम्मीद करता हूँ समझ आया होगा। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। तो इंशाल्लाह मिलेंगे एक नए लेक्चर के साथ, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।